जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का है, जो कल हुआ है एग्जाम 11 तारीख को। और इसको मैंने पूरा एनालिसिस करके मैंने ये देखा है कि जितना हमने सिलेबस किया था, जितने हमने टॉपिक्स क्लियर करे थे, जो जो किए थे, वो सभी क्वेश्चंस, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सभी क्वेश्चंस यहां आए हैं। ओके, तो यहां हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखना और आप टैली करना कि आए हैं, और आप देखना कि आपके कितने मार्क्स आएंगे इसमें, और टैली कर सकते हो आप। तो पहला क्वेश्चन है, यहां के की वैल्यू फाइंड करनी है। के का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी मीडियम का है ये, तो के का मान ज्ञात कीजिए जहां बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 2 है। गुणनफल होता क्या है, अगर हम अल्फा बीटा, इसका अल्फा और बीटा इसके जीरोस मान लें, तो अल्फा बीटा यहां पे 2 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है। और हमारे हिसाब से अल्फा बीटा होता क्या था, सी अपॉन ए, जो कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते थे। तो यहां सी अपॉन ए क्या है, सी तो ये रहा -7, और ए क्या है यहां के, तो -7 अपॉन के किसके बराबर होगा, 2 के। तो के कितना आ गया, के आ गया -7/2, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये -7/2 तुम्हारा ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू दे रखी है 8 और A10 की वैल्यू देखिए -19, तो डी का मान ज्ञात करना है। देखो A10 कितना होगा, ये देखो A10 इज इक्वल टू होता है A + 9D, और यहां ये 9D, ये पूरा A10 कितना दे रखा है -19, तो हम इसको रख दें, A की वैल्यू रखो यहां 8 + 9D बराबर -19, तो 9D आ जाएगा, 9D आ जाएगा -19 जमा में, सॉरी माइनस का 8, और इसका मतलब 9D आ गया -27, और ये D, ये 9 नीचे चला जाएगा, तो 9 या 27 -3 आ जाएगा, -3। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, यहां -1 और 3 दो बिंदु दे रखे हैं, और 8 3/2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु देखो यहां पे x की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडिंग बाय 2। तो इसको हम वही सॉल्व करते हैं, यहां डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं, -1 -8 + 8 बटे में 2, ये हो गया 7/2। तो 7/2 कहां है, ये रहा। इसके बाद 7/2 तो 3 वैल्यूज में है, 3 A B और D में भी है, तो हमें y भी फाइंड करना है। y क्या होगा, 3 जमा में 3/2 और होल डिवाइडिंग बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहां पे पहले ये वैल्यू सॉल्व करो ऊपर वाली, तो ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, 3 दूनी 6 हो गया, जमा में 3 बटे में, अब ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 4। तो यहां पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाह रहा, तो ये 9/2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन यहां ये आएगा। ओके, ये भिन्न को हल करने का तरीका है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ओके, क्लास में बताया था मैंने। इसके बाद यदि sin थीटा इज इक्वल टू 1/3, इसका देखो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मैं बाद में इसका बनाऊंगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहां सॉल्व करके बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो यहां sin थीटा 1/3 है और sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin थीटा, यहां sin थीटा का मतलब 1/3 बता रखा है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार, छोड़ो, क्यों स्पेस भरे। तो यहां ये हमें ऐसे एक, ये थीटा बन गया, और 1/3, तो यहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 और अपॉन हाइपोटेनस ये 3, तो 3 1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या हुआ, हाँ, ये वैल्यू आ जाएगी √3 या 9 -1, ये आ जाएगा √8, जो कि 2√2 होता है, 2। तो यहां जो कि 2√2 होगा। तो यहां ये देखो, ये हमें sec थीटा बताना है। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है
हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है 3 और बेस क्या है 2√3 आया था, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहां पे HCF ज्ञात करना है। देखो 132 बड़ी संख्या अंदर रखो, छोटी संख्या बाहर रखो, 77 एकम 77 और ये कितना बचा, ये बचेगा, ये क्या हो रहा है 55 5 और यहां आ गया 77, 55 एकम 55 और ये कितना आ गया, ये आएगा 44 और ये 55 वापस यहीं रख दिया, 44 एकम 44 और ये आ गया 11 और ये 44 आ गया, 11 चौक 44 तो ये आ गया 0, तो 11 आएगा इसका आंसर। ओके, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगी, HCF वही होता है। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण ये कि मूल वास्तविक है और समान है, वास्तविक और समान कब होते थे, यहां जब d इज इक्वल टू 0 होता था। d क्या है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम इसी को 0 बनाते हैं। तो b क्या है, b यहां पर -5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 माइनस 4ac, यहां a क्या है 4 और c क्या है k, तो 4 चौक 16, k बराबर 0 आ गया, तो -16 k बराबर आ गया 25 और k कितना आ गया, k आ गया, ये माइनस आएगा, तो -16 k कितना आ गया, ये -25 और माइनस से माइनस कैंसिल, k आ गया 25/16, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/16 यहां। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, यदि एक खेल के जीतने में प्रायिकता P है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हारने की प्रायिकता होगी, एक में से माइनस कर देंगे प्रायिकता जीतने की प्रायिकता को, तो ये 1 - P आ जाएगा यहां, ये आंसर है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे 20 में से ऐसे क्वेश्चन जो कि केवल और केवल 10 सेकंड में हो जाएंगे। ऐसा तुम्हें इस तरह से तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस देख के पता चल जाएगा कि हां इसका आंसर ये आना चाहिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखो, के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तुम्हें पता है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, तो ये 2 माइनस ये 2 प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर कर देंगे इसमें, और ये -3 का स्क्वायर कर देंगे, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही किया है हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो यहां कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 4 चौक 16 जमा में ये आ गया 9 6 6 36, तो ये कितना आया स्क्वायर रूट 6 दूनी 12 का 2 लगी 1 7 8 3 4 5 52 आ गया। अब 52 कितना, 13 चौके 52 होता है, 13 गुणा में 4, तो ये 13 स्क्वायर रूट सॉरी 13 चौके 52 होता है। तो यहां तो 52 के फैक्टर अगर करेंगे तो ये आएगा 13 चौके 52, तो ये 4 हमारा बाहर निकल आएगा, ये आएगा 2 और रूट 13 अंदर रह जाएगा, इतना इकाई, तो ये हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। इसके बाद इसमें थीटा के किस मान के लिए साइन स्क्वायर प्लस ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2 होगा। तो यहां सिंपल सी बात है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को हम 1 रख देंगे। देखो साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। देखो ये वैल्यू जो है ये 2 के बराबर आनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को हमने जब प्लस करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 1 आएगा, यहां पे ये 1 आ गया, तो यहां पे क्या हुआ साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 में से ये 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का आएगा और ये 1 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू का 1 कब होती थी, 1 होती थी जब थीटा की वैल्यू 0 हो। साइन थीटा
जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो यहां 10वां क्वेश्चन इसी तरीके से 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी ताश की गड्डी में से इधर से एक पत्ता निकाला गया। पत्ता निकाले लाल रंग की बेगम वाला पत्ता कौन सा होने की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और उनमें से एक लाल पत्ता निकाला जाता है। लाल बेगम निकले, इस बात की क्या प्रायिकता रहेगी? लाल रंग की बेगम निकले। लाल रंग की बेगम कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितने पत्ते हैं? 52। तो 2/52 का मतलब 1/26। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इसके बाद यदि कोई निश्चित चर एक्स क्रम में व्यवस्थित सांख्यिकी आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित करता है तो एक्स का मान क्या होगा? कोई एक्स है, यह वैल्यू 2 समान भागों में विभाजित करता है, व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है। तो कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट, उतना ही पार्ट उधर है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये होगी माध्यक। ये जिस बच्चे ने ये करा है ये गलत है ये क्वेश्चन। ओके, इसके बाद गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होता है? मैं डायरेक्ट रख रहा हूं यहां पे, v = 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब का मतलब 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2। ओके, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4 योग है और 2 4 योग, 4 एकम 4 यहां पे कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 हो गए। ओके, 11 7 77, यहां पे ये 7 7 49 हो गए ना, और इसकी 11 से गुणा कर रहे हैं तो 49 यहां रखो, 49 यहां रखो, मल्टीप्लाई करनी है तो वैसे करके देख लेना। तो ये आएगा 935, तो 539 ये आएगा 539 डिवाइडिंग बाय 3, ये 3 नीचे बच गया। तो ये आंसर कहां है? ये सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ओके, तो इसी तरह से किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है, 21 और 23 है, इस बंटन का बहुलक क्या है? बहुलक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा इसमें। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने याद भी कराया था, तुम्हें याद करने का तरीका भी बताया था। कैसे करना था? हमें लिखना था मो क्या था? तो ये मी ये बताया था। मी क्या मतलब क्या है? ये इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। तो मोड इसको कहते हैं मोड, और मीडियन जो पहले वाली बड़े वाली जो स्पेलिंग है वो पहले आना है, और बाद में मी जो है ये आएगा मीन। तो यहां बड़े वाली के साथ 3 रखना है, छोटे वाली के साथ 2 रखना है, 3 और 2 आना है। 3 किसके साथ आएगा? बड़े वाली स्पेलिंग के साथ आएगा, और छोटे वाली स्पेलिंग के साथ 2 आएगा। अब इसके बीच में माइनस रख दो। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम यहां इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, 13वें क्वेश्चन में। तो ये कैसे करना है देखो, तो 3 गुणा में मीडियन कितना है? 23 माइनस 2 गुणा में मीन कितना है? 21। तो ये आया 23 तिया, ये आया 69, और 21 दूनी 42। तो ये माइनस करेंगे इसको, तो ये तुम्हारा आएगा 27। देखो 27 कहां है? ये रहा। ये जिस बच्चे ने करा है ये गलत करा है, ये गलत है। ओके, तो ये 27 आया। इसके बाद इसी तरह से एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई त्रिज्या क्रमशः 24 और 7 ये बता रखिए क्रमशः। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? देखो यहां हमें पता होना चाहिए, जब शंकु, सॉरी ये गलत बना है, जब शंकु की हम बात करें तो जो ये त्रिज्या है, अरे यार ये क्या करें, देखो जब हम शंकु की बात करें तो शंकु इस तरह से बनता है। इसमें ये हाइट और ये त्रिज्या, ये एच कितनी दे रखी है ऊंचाई? ये 24 दे रखी है, और त्रिज्या दे रखी है 7। तो मैंने जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताए थे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, तो वही एम्पेरिकल, सॉरी, तो वही मैंने जो
मैंने जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बताए थे क्लास में, वीडियोस में भी बता चुका हूं मैं, पिछली वीडियोस में आप चेक करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। या तो इनसे तुम्हें चेक कर लो, या फिर तुम इसमें पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस जब लगाओगे तो ये 7 24 25 आएगा, 7 24 25। तो डायरेक्ट हम यहां पे इसको देखो, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को जैसे पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा कि हम अगर देखें जो हाइट, जो शंकु है, जो कोन है, कोन की हाइट, उसकी रेडियस और उसकी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये सभी एक पाइथागोरस जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लो, क्योंकि संभवतः जो क्वेश्चंस में, जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वो इसी तरह से पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये 25 आ गया। इसके बाद यदि ये द्विघात समीकरण, ये बहुपद है, बहुपद का, ओके, अब 15वां क्वेश्चन, ये बहुपद दे रखा है का 1 0 1 -3 है, तो अल्फा का मान ज्ञात करो। यहां पे अल्फा की वैल्यू अगर हम रख दें, देखो शून्य क्या होता है? जो बहुपद को 0 बना दे, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, वो हमारा शून्य होता है। तो यहां पे हम, अगर मैं यहां पे x की जगह मैं -3 रख दूं, यहां x की जगह -3 रख दूं, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो कैसे रखें? देखो, अल्फा -1 और x की वैल्यू यहां -3 रखी, तो ये 3 3 9 आ जाएगा, 9 अल्फा -3 प्लस यहां पे अल्फा इंटू एक्स है, x की वैल्यू क्या रखी हमने? -3, तो ये -3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। और ये 9 अल्फा और ये 9 अल्फा और 3 अल्फा, ये कितने हो गए? ये हो गए 6 अल्फा इज इक्वल टू, और ये -9 और 1, ये हो गया 8, माइनस का 8, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो अल्फा क्या आ गया? अल्फा आ गया 8/6, तो इसकी वैल्यू बनेगी 4/3। 4/3, ये रहा सी, ये ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसके बाद एक वृत्त के व्यास की लंबाई, देखो व्यास की लंबाई हमें दे रखी है 6 दे रखी है, और उसका एक सिरा बता रखा है -4, 0 बता रखा है। तो दूसरा सिरा क्या होना चाहिए? देखो यहां पे ऑप्शन में देखो, यहां 6, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या आता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y1 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे सभी वैल्यूज में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाएंगे, तो ऐसा कोई पॉइंट देखो यहां पे, ये देखो, ये बच्चे ने सही कर रखा है, ये 2 और 0 आएगा यहां। देखो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज प्लस यहां आएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो ये क्या, कैसे आएगा? इज इक्वल टू, तो देखो हमारे पास लंबाई की, देखो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम इन दोनों पॉइंट्स पे लगा देते हैं यहां पे। देखो जब हम, ओके, ये 16 क्वेश्चन देखो, यहां एक वृत्त के व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर बता रखी है, ये व्यास है 6 सेंटीमीटर, यहां ये दे रखा है। इसका एक सिरा बता रखा है -4 0, और दूसरे सिरे की जो अक्ष है वो बताने हैं, जो कि x अक्ष पर है। x अक्ष पर होने का मतलब क्या है? यहां पे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये तो नील आउट हो गया, यहां पे ये वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू 0 नहीं है। इन तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी? यहां पे 0 रखो
और अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं, देखो -4 -2 का होल स्क्वायर, यहां पे जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे +0 -0 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट, यहां ये तो 0 आएगा, 4 चौक ये 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और ये 6 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर यही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, सीधी सी बात है। ओके, तो यहां आगे इसके बाद k का वह मान जिसके लिए रेखिक समीकरण, ये दोनों का हल कोई हल नहीं है। देखो मैंने आईसीपी बताया था, आईसीपी, तो ये जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड करी थी, क्लास में थे, उन सबको पता है कि आईसीपी क्या था। तो यहां A1/A2, यहां पे पैरेलल साइड, ये P क्या मतलब है, ये इंटरसेक्टिंग साइड, ये कोइंसिडेंट साइड, और ये पैरेलल साइड। ओके, इस क्वेश्चन में देखो यहां कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आईसीपी। आईसीपी क्या मतलब, यहां ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस, तो इनके लिए अलग अलग जो रेशोज थी वो क्या थी, तो ये पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर काटेंगी नहीं तो इसका मतलब हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम यही कह दें कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा कब, जब पैरेलल लाइंस होती थी उस केस में ये रेशो बनती थी। तो वही हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। यहां पे A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 5, और B की वैल्यू, A2 की वैल्यू है 2, इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, B1 है 2, और B2 K। तो K आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4/5, 4/5 कहां है, ये रहा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसके बाद दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, एक द्विक के आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दो पासे जब भी उछाले जाते हैं तो हमारे कितने आउटकम्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 36, क्योंकि एक पासे में 6 आउटकम्स बनते हैं, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, 2 पासे है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आएंगे 6×6 36, तो 36 है। और हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, द्विक आना है। द्विक का मतलब क्या है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, यही आ सकता है। तो यहां पे ये कितने हैं, 6, तो 1/6 आ जाएगा यहां आंसर सी। ये जिस बच्चे ने करा है ये आंसर सही है। ओके, तो इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखें। यहां देखो ये पहला, हाँ 19वां क्वेश्चन ये रहा। तो यदि केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई, तो चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये सत्य है कि नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि यहां चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उनका जो आमने सामने की जो कोण है उनका योग, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। यहां पे ये देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, और यह इसी तरह से बाकी बचे ये दोनों कोण, इनका भी 180, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरी बात, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, नहीं ये गलत है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे देखो एक पेयर ये समान बता दिया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ये नहीं होंगे बराबर, तो ये वाला गलत है ऑप्शन। तो यहां हम क्या बताएं, यहां पे अब कथन ए सत्य है परंतु तर्क असत्य है, यहां तर्क असत्य है। दूसरी बात, 20वां क्वेश्चन, यहां देखो इसके शून्यक बता रखी है, ये बहुपद के शून्यक -1 और 3 है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि इसके बहुपद के शून्यक -1 और 3 है या नहीं। शून्यक हेतु क्या होना चाहिए, px मस्ट बी इक्वल टू 0, यहां मतलब x² -2x - 3 मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू आ गया, यहां पे देखो ये +1 है, यहां पे -1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू यहां पे -3 है तो ये 3 आ जाएगा। जब इसको इक्वेट कराएंगे, देखो यार यहां पे ऐसे कर लो, +1 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -1 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे बता रखी है, ये शून्यक है, ठीक है, करेक्ट है ये आंसर। इसके बाद तर्क की बात करें तो ये इसके बहुपद का ग्राफ x अक्ष को -1 0 और 3 0 पर काटता है। तो देखो यहां पे जब ग्राफ बनेगा तो ये -1 3 पर इस तरह से काटेगा, जरूर काटेगा। तो ये होगा -1 0 और ये होगा 3 0। क्यों? क्योंकि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से पैराबोला बनता है, और पैराबोला कहां काटेगा? यहां जो x अक्ष पर -1 0 और 3 0 पर काटेगा। तो ये भी सत्य है, तो ये दोनों सत्य है, और ये कथन A और R दोनों सत्य है, और तर्क A अभिकथन A को पूर्ण व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या क्यों करता है? देखो जितने भी शून्यक हैं, शून्यक हम कैसे पता करते हैं? जब अगर ग्राफिकली देखें तो जहां जहां पर x एक्सिस को काटता है ग्राफ, वो उसका शून्यक भी होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ए आंसर इसका आएगा। ओके, और इसका हमने क्या बताया था? इसका हमने बताया था सी आंसर। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करा दिए, वीडियो होगी लंबी, और इसको मैं एडिट करके अभी पोस्ट करता हूं, और इसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस भी कराता हूं। स्कूल का टाइम हो गया है, ये 12:30 बज चुके हैं, मुझे 1 बजे स्कूल पहुंचना है। ओके, बाय, मिलते हैं शाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।